गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं विनोद पांडे आपका प्रयोजन फैमिली की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग साइंस, जनरल साइंस की क्लास में हैं। आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं या सब्जेक्ट देख रहे हैं वो होगा बायोलॉजी। जैसा कि आपने देखा होगा कुछ क्लासेस हुई हैं, फिजिक्स की क्लासेस हुई है जनरल साइंस में। उसका अगर सेकेंड पार्ट जनरल साइंस में देखना हो तो वो होता है बायोलॉजी। ये ध्यान रखेंगे, बायो से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि बायो प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो बायो में मेनली दो मिलेगा आपको। पहला है जूलॉजी एंड सेकेंड है बॉटनी। आप इसको अगर हिंदी में देखें तो जंतु विज्ञान और हिंदी में पादप विज्ञान की हम स्टडी करेंगे, जिसमें जीवों का अध्ययन करते हैं। सिंपल सी बात है, अगर डेफिनेशन देना हो तो जिसमें जीवों का अध्ययन करते हैं जूलॉजी हो गया, और जिसमें पौधों का अध्ययन किया जाता है बॉटनी हो गया। कलेक्टिवली एक साथ दोनों को मिला के जूलॉजी बॉटनी को हम बायोलॉजी के उसमें रखते हैं। तो आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ वो है बायोलॉजी। आपके मेंस और प्री दोनों में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको समझने के लिए इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है मेंस में वो है सेल स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आज हम ये देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे कि सेल या कोशिका क्या होती है, उसका क्या रोल है। इसको थोड़ा सा आउटलाइन उसका मैं देना चाहूँगा आपको। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, कोई भी चाहे वो एनिमल हो या कोई पादप हो, प्लांट हो, जितने भी जीव हैं या पौधे हैं, वो जो उनकी संरचनात्मक इकाई होती है, कार्यात्मक इकाई होती है, उसको हम कोशिका कहते हैं। इसको अगर सिंपल शब्दों में समझें तो इस तरीके से कि जैसे आपने देखा होगा एक मकान है, बहुत बड़ा मकान होता है, लेकिन अगर उसकी हम यूनिट, उसकी इकाई की अगर बात करें हम कि वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि ईंटों का मिलकर बना होता है। यानी जो छोटे छोटे ईंट होते हैं मिल करके बहुत बड़ी से बड़ी बिल्डिंग बन जाती है। ठीक वही है कि जो कोशिका होती है, सेल जो होती है, वो उसी से, चाहे वो छोटा जीव हो, चाहे वो बहुत बड़ा जीव हो, चाहे छोटा पौधा हो, चाहे बहुत बड़ा पौधा हो, कहीं ना कहीं सेल कोशिका से मिलकर के बना होता है। इसीलिए जब हम बायोलॉजी की स्टडी करते हैं तो उसमें सबसे पहला जिसको हमें स्टडी करना होता है वो होता है कोशिका। क्योंकि जब तक आप कोशिका के बारे में नहीं जानेंगे, कोशिका के बारे में नहीं समझेंगे, तब तक आप पूरे एनिमल के पूरे सिस्टम को नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप एक कोशिका के बारे में उसकी पूरी स्टडी करें। ये ध्यान रखने वाली बात है कि कहीं ना कहीं एक जो कोशिका होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अपनी वो आवश्यकताओं के लिए, अपनी चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं वो स्वतंत्र होता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये कोशिका क्या चीज़ होता है, इसका क्या रूप होता है, इसके अंदर कौन कौन से अंग होते हैं, उनका क्या क्या काम होता है। क्योंकि इस पे मेंस में भी क्वेश्चन बनता है और प्री में भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेल से। सेल या कोशिका के बारे में जानने से पहले मैं एक थोड़ा सा आपको आउटलाइन देना चाहता हूं कि जिससे आप ये डिसाइड कर पाएँ, एक माइंड मेकअप बन जाए आपका कि किस तरीके से हमारा शरीर जो है बना होता है। ये ध्यान रखेंगे,
हमारा शरीर कहने का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन बीइंग का शरीर बना होता है। जितने भी जीव होते हैं, जितने भी जंतु होते हैं, जितने भी पौधे होते हैं, उनका कैसे बना होता है, तो उसका एक मैं आउटलाइन देना चाहूँगा, उसको देखेंगे। सबसे पहले हमें देखेंगे कि जो एक कोशिका होती है ये संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। तो अगर आप इसको एक लाइन में लिखना चाहें कि ये किसी भी जीव का, जीव कहने का मतलब है कि जंतु भी और पौधे भी, तो ये किसी भी जीव का संरचनात्मक, अगर आप इसको इंग्लिश में लिखेंगे स्ट्रक्चरल और कार्यात्मक, जिसको इंग्लिश में कहेंगे फंक्शनल इकाई होती है। एक लाइन में अगर डिफाइन करना हो कि कोशिका क्या होती है, तो कोशिका जीव की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। आया समझ में? अब हम यहाँ देखेंगे कि एक जो कोशिका होती किस तरीके से, एक आउटलाइन देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, यानी सबसे छोटी इकाई अगर देखेंगे किसी भी जीव का क्या होता है, वो होती है कोशिका। कई सारी संरचनात्मक और कार्यात्मक रूप से जो समान कोशिका होती हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज़ के लिए, क्योंकि जो टर्मिनोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं इसको अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, वो क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं, लेकिन इसको समझने की कोशिश करिए जो टर्म हम यूज़ कर रहे हैं, कि जो संरचनात्मक और कार्यात्मक रूप से जो कोशिका होती है उनके समूह को आप कह सकते हैं कि कई सारी जो कोशिका मिल करके किस चीज़ का निर्माण करती हैं, ऊतक का निर्माण करती हैं, जिसको आप अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो ये है टिश्यू। ये सब टर्मिनोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी है, कि इनको समझेंगे तो अब आसानी होगी। यानी मैंने ये टर्म क्यों कहा, क्योंकि कार्यात्मक रूप से और जो संरचनात्मक रूप से जो समान कोशिका होती हैं, क्योंकि कहीं पर एक ऊतक में जो जितनी भी कोशिकाएं पाई जाती हैं वो कहीं ना कहीं एक सिमिलर कोशिका होती हैं, क्योंकि हमारे शरीर में कई प्रकार की कोशिका पाई जाती है। ध्यान रखेंगे, अकॉर्डिंग टू सिस्टम हमारे शरीर में कई प्रकार की कोशिका पाई जाती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सारी कोशिकाएं एक जैसी होती हैं। हर एक कोशिका के जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो तो सेम होता है, लेकिन उनके फंक्शन अलग अलग होते हैं, उनके कार्य अलग अलग होते हैं, उनके संरचना भी कुछ ना कुछ अलग होता है। इसलिए इस चीज़ को जानने की कोशिश करिए कि जो संरचनात्मक और कार्यात्मक जो समान कोशिकाओं का समूह होता है, तो बहुत सारी कोशिका मिल करके क्या बनाती हैं, हमारे शरीर का ऊतक बनाती हैं। एक से ज़्यादा ऊतक मिल करके, एक से ज्यादा ऊतक मिलकर के ऊतक तंत्र बनाते हैं, एक पूरा टिश्यू सिस्टम बनाया। फिर बहुत सारे टिश्यू सिस्टम मिलकर करके क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं, या ऑर्गन अंग बनाते हैं। और ये जो अंग है ये मिलकर के जीव के जीवन की प्रक्रिया को संपादित करते हैं, जीवन की प्रक्रिया को संपादित करते हैं। जैसे आप इसको ये समझ सकते हैं कि बहुत सारी कोशिका मिलकर के ऊतक बनाई। ऊतक आप ये कह सकते हैं कि जैसे एक एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं कि पैर का एग्जाम्पल आप ले लेते हैं, ठीक है। हमारे पैर में कई तरीके के ऊतक हैं, कई तरीके के ऊतक हैं।
तो कई तरीके के ऊतक को अलग अलग सेल्स का समूह ने बनाया है। तो कोशिका जैसे ऊतक बनाए, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे शरीर में बोन्स हैं, हड्डी हैं, मांसपेशी है, स्किन है, हेयर है, कई तरीके के ऊतक हैं। तो कई सारी कोशिका मिलकर के क्या बनाई, ऊतक बनाई। वो ऊतक मिल करके ऊतक तंत्र बना रहे हैं, टिश्यू सिस्टम बना रहे हैं, उससे एक अंग का निर्माण होता है। जैसे हमने पैर का एक एग्जांपल दिया कि पैर में बहुत सारे, ये ध्यान रखेंगे हमारे बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं उसको अगर माइक्रो लेवल पे आप स्टडी करेंगे तो देखेंगे उसको संपादित करने में, उसके काम करने में कई सारे सिस्टम का वर्क होता है। जैसे पैर है तो ऐसा नहीं होता है कि पैर एक सिस्टम अकेले ही काम कर रहा है। पैर में नर्वस सिस्टम भी काम कर रहा है कि नर्वस सिस्टम आप अपने ब्रेन से कमांड देते हैं कि आपको पैर को किस तरह से मूवमेंट करना है, पैर को कहाँ मुड़ना है, वहाँ पे मांसपेशी मूवमेंट करेगी कि उसको कहाँ पे मुड़ना है। पैर की जितनी भी कोशिका होती हैं उनको भोजन भी चाहिए, उनको फूड सप्लाई करने के लिए ब्लड द्वारा भोजन की सप्लाई हर एक सेल्स को होती है। तो आप ये देख रहे हैं कि एक सिस्टम काम कर रहा है लेकिन उस सिस्टम में कितने सारे ऊतक लगे हुए हैं। तो ऊतक लग के कुल मिला के एक अंग बनाया अपना, आपका पैर। तो पैर एक प्रकार का ऑर्गन बना जिसको अंग है। उससे कौन सा काम होता है हमारा, हमारे चलने के काम में आता है, यानी हमारे बॉडी के मूवमेंट के काम में आता है। तो वो जीव के जीवन की प्रक्रिया को संपादित करते हैं। तो इस प्रकार से आपने आउटलाइन देखा कि कोशिका, कोशिका ऊतक, ऊतक तंत्र, उससे अंग और उसके जीव की प्रक्रिया। जो भी अंग है हमारे शरीर में या किसी भी जीव के शरीर में हजारों सिस्टम वर्क कर रहे होते हैं। ये अलग बात है कि इसमें बहुत सारे सिस्टम जो होते हैं ऑटोनॉमस होते हैं, जो हमारी जानकारी में नहीं होती है, हो रहे होते हैं। इसलिए हमें लगता है कि हमारा शरीर एक बहुत सिंपल सा सिस्टम है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा बॉडी एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें कई सारे सिस्टम रात दिन 24 घंटे 24 आवर्स काम करते रहते हैं और जिसका हमें एहसास भी नहीं होता। तब जाकर के हमारा एक शरीर इस तरह से तैयार होता है। तो आप समझ में आ गया होगा कि कोशिका क्यों बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये हमारे शरीर की जो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। तो सबसे पहले, इसीलिए हम सबसे पहले जो स्टडी करेंगे एक कोशिका के बारे में स्टडी करेंगे कि एक कोशिका क्या होती है, उसके अंदर कौन कौन से अंग होते हैं, मेजर पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। जैसे अगर हमें हमारे शरीर के बारे में बताना हो तो हम बता सकते हैं कि शरीर में कैसे कैसे बना होता है। शरीर में 2 हाथ, 2 पैर, 2 इस तरह से दिखाई दे रहा है। उसी तरीके से हम एक सेल की स्टडी करेंगे, कोशिका की स्टडी करेंगे कि उसमें कौन कौन से अंग होते हैं, उनका काम क्या है। तो मेजर जो उनके पार्ट्स हैं उनकी जो स्टडी करेंगे तो एक सेल के बारे में हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है कि कार्यात्मक रूप से हर एक कोशिका में कुछ ना कुछ अलग होता है, लेकिन उनकी जो संरचना होती है, जो उसके पार्ट्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं सब में कॉमन होता है। तो इसीलिए अब हम स्टडी करते हैं सेल या कोशिका के बारे में। चलते हैं आगे, देखते हैं। सबसे पहले कोशिका के बारे में कुछ ऐसे पॉइंट्स हम देख लेते हैं कि जो कहीं ना कहीं प्री या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो अगर आप देखेंगे तो रॉबर्ट हुक ने किया था सेल की खोज। लेकिन इन्होंने जो रॉबर्ट हुक ने किया था, खोज किया था करीब 1665 में। ध्यान रखेंगे दोनों ही महत्वपूर्ण हो जाता है। कार की खोज सबसे पहले की थी, लेकिन ये जो कार में इन्होंने देखा था कोशिका को, ये कैसी कोशिका थी? ये थी मृत कोशिका, या आप ये कह सकते हैं डेड सेल थी।
तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कार्क में देखा था। यहाँ 3 पॉइंट बन सकते हैं, ईयर भी पूछा जा सकता है, कौन से किन्होंने खोज की थी और कहाँ पे देखा था, मृत कोशिका में। लेकिन अगर यहीं पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाए, अगर ये पूछा जाए कि जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने देखा था या सबसे पहले किसने खोज किया था, तो अगर हम यहाँ पे जीवित कोशिका जाती है तो ये होते हैं ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक इन्होंने किया था, ल्यूवेनहॉक ने पहली जीवित कोशिका को देखा था। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि पहले जीवित कोशिका को किसने खोज किया था, तो ल्यूवेनहॉक ने किया था, जबकि मृत कोशिका को रॉबर्ट हुक ने किया था सबसे पहले। तो ये पॉइंट आप याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये कुछ पॉइंट्स ऐसे बता रहे हैं कि जो बहुत प्री के क्वेश्चन के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आ जाते हैं अगले इसके फैक्ट्स पे। स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो सबसे छोटी कोशिका को हम कहते हैं शॉर्ट में PPLO। कभी भी ऑप्शन में PPLO भी लिखा जा सकता है। इसका अगर फुल फॉर्म हम देखें तो इसका फुल फॉर्म होता है प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये ध्यान रखेंगे, PPLO स्मॉलेस्ट सेल होती है जिसको प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अगर इसका अगर साइंटिफिक नेम जानना हो तो इसको कहते हैं, साइंटिफिक नेम भी याद कर लीजिएगा, ये होता है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। हिंदी में अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती हैं। PPLO प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसको माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे, ये भी टर्म इंपॉर्टेंट है, ये भी टर्म, और ये भी किसका साइंटिफिक नेम क्या है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है स्मॉलेस्ट सेल के बारे में। ठीक है, यहीं पर अगर आप देखेंगे जिस तरीके से स्मॉलेस्ट सेल देखा आपने, उसी तरीके से हम देखेंगे कि लार्जेस्ट सेल कौन सी है। लार्जेस्ट सेल आपने देखा होगा शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच एग जो होता है, ऑस्ट्रिच एग जो होता है वो लार्जेस्ट सेल काउंट किया जाता है। आपने ऑस्ट्रिच देखा, शुतुरमुर्ग को देखा है, लार्जेस्ट पक्षी होती है, बर्ड्स होता है। उसका जो अंडा होता है वो एग होता है। एग को हम एक्चुअली एक सेल के तौर पे कह सकते हैं, एक सेल उसको मान सकते हैं। अगर उसको हम सेल एक मानते हैं तो लार्जेस्ट ऑस्ट्रिच एग जो होता है वो लार्जेस्ट सेल में उसको हम काउंट करते हैं। ये ध्यान रखेंगे
कि कोशिका के बारे में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम आगे स्टडी करेंगे और उसको पॉइंट्स को हम आगे बताते चलेंगे, क्योंकि हर एक कोशिका में कुछ ना कुछ उसका डिफरेंट फीचर होता है। लेकिन ये स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट जो फीचर है इसको आप याद रखेंगे। आगे हम चलते हैं। कोशिका के बारे में अगर हम देखेंगे तो सेल को अगर हम देखेंगे तो पहले सेल दो प्रकार का होता है, प्रोकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक सेल। ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में बेसिक अंतर क्या है उसको हम ये देख सकते हैं। आगे अगर हम अभी स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस होता है, उसका एक अंग होता है। आप उसको समझ सकते हैं कि एक कोशिका का जो ब्रेन होता है वो जहाँ से पूरी कोशिका के काम को नियंत्रित किया जाता है उसको न्यूक्लियस कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। तो केंद्रक के बारे में भी आगे स्टडी करेंगे। बस ये आप समझ सकते हैं कि जिस भी कोशिका में जो केंद्रक होता है वो अगर अविकसित अवस्था में पाया जाता है, अविकसित अवस्था में पाया जाता है, आप ये कह सकते हैं कि वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं होता है, केंद्र अविकसित अवस्था में पाया जाता है। अगर इंग्लिश में लिखा जाए तो कैसा होता है, इंसिपिएंट स्टेज में होता है। वैसे कोशिका को क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक वो कोशिका होती है कि जिसमें केंद्रक क्या होता है, वेल डेवलप्ड होता है, विकसित अवस्था में पाई जाती हैं, वेल डेवलप्ड होता है। आए बस समझे, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में इसमें केंद्रक अविकसित अवस्था में होती है, इसमें केंद्रक विकसित अवस्था में होती है। इसके आधार पर कोशिका दो प्रकार की, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। जब इवोल्यूशन हो रहा था जिस तरीके से धरती के, जैसा कि आप जानते हैं, अर्थ का निर्माण एक दिन में नहीं हुआ है, ग्रेजुअली हुए है। पहले एक कोशिकीय जीव बने, एक कोशिकीय से भी पहले जो जीव बने हैं उनमें बहुत वो कोशिका बहुत अच्छे तरीके की कोशिका नहीं थी, जिसका बहुत ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं था। धीरे धीरे समय क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन के तहत ये प्रक्रिया बढ़ती गई, फिर धीरे धीरे एक कोशिकीय जीव बने, फिर उससे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने, फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स सेलुलर। तो ये जो आज हम ह्यूमन बीइंग हैं या बहुत सारे बड़े बड़े एनिमल हैं, वो एक दिन में उनकी उत्पत्ति नहीं हुई है। जब कभी अगर ऐसा मौका आएगा कि ओरिजिन ऑफ लाइफ आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा किस तरीके से जीवों का विकास हुआ है। अगर आप देखेंगे तो इसको पाएंगे कि जीव कहीं ना कहीं केमिकल से मिलकर के बने होते हैं। तो बेसिक अगर स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो वो बताएंगे, आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे रासायनिक तत्व होते हैं जो मिल करके बहुत सारी चीज़ों को निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सेल प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, तो पहले की जो स्टार्टिंग फेज था वहाँ पे जो कोशिका जिनमें पाई जाती थी वो किस टाइप की कोशिका थी, प्रोकैरियोटिक कोशिका थी, जिसको कहते हैं जिसमें केंद्रक अविकसित अवस्था में होता था। और यूकैरियोटिक सेल होती है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। जैसा कि हमने देखा, सेल देख लिए। अब मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा आपको कि एक सेल का हम आउटलाइन देख लेते हैं कि सेल किस तरीके का बना होता है। सेल के मेनली दो पार्ट होता है,
एक बाहर की कवरिंग होती है जो एक कोशिका को चारों तरफ से घेरे हुए होती है, उसको आप ये कह सकते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या होती है? सेल सेल मेम्ब्रेन होती है, चारों तरफ खोलते हैं। और ये ध्यान रखेंगे कि ये जितनी भी कोशिका होती है, कोशिका के अंगों को चारों तरफ से जो सबसे बाहरी दीवार होती है उसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, जिसको हिंदी में अगर कहें तो ये होती है कोशिका झिल्ली। ये सभी कोशिका में होती है। लेकिन यहाँ पे एक और पार्ट होता है, उसको जानने की कोशिश करें, जिसको कहते हैं हम कोशिका भित्ति या इंग्लिश में इसको कहते हैं सेल वॉल। अगर देखा जाए तो ये जो सेल वॉल है ये किसका बना होता है? इसको बना होता है सेल्यूलोज का। किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। ये महत्वपूर्ण है। अब आपने देखा कि इसको मैंने इस पॉइंट में क्यों कहा, क्योंकि जितनी भी कोशिका होती हैं, चाहे जीवों की हो, वनस्पतियों की, पौधों की हो, सब में कोशिका सेल वॉल यानी कोशिका झिल्ली होती है जिससे सारा घिरा रहता है। ये जो कोशिका भित्ति है, ये कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ पौधों में पाया जाता है। ध्यान रखेंगे, ये जंतुओं में नहीं पाया जाता। तो बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है। कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है? केवल पौधों में पाया जाता है, केवल पौधों में। आई बात समझे? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखेंगे आप जीवों की कोशिका और वनस्पतियों की कोशिका में कुछ अंतर होते हैं, कुछ फीचर में अंतर होते हैं, कुछ बनावट में अंतर होता है। वो क्या क्या अंतर होता है, जिस तरीके से आगे हम स्टडी करेंगे तो बताते चले जाएंगे। क्योंकि हम सबसे पहले एक कोशिका के बारे में पढ़ें कि बाहर जो झिल्ली होती है उसमें उसके बाद सेलुलोज की बनी हुई उसके चारों तरफ एक आवरण होता है जिसको हम कोशिका भित्ति भी कहते हैं या सेल वॉल भी होती है। तो 2 पॉइंट समझ में आया कि किसकी बनी होती है कोशिका भित्ति? सेलुलोज की बनी होती है, और ये केवल पौधों में होती है। जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं होता है, एब्सेंट होता है। क्लियर? अब आगे हम चलते हैं कि सबसे पहले अगर आप ये देखेंगे कि अगर इस तरीके से ये कोशिका है तो इसके अंदर उसके सारे अंग होंगे, उसके ऑर्गेनिज्म, उसकी हम स्टडी बाद में करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि जो कोशिका के अंग चारों तरफ से झिल्ली से घिरे रहते हैं, सेल मेम्ब्रेन हो गया। इसके आगे हम देखते हैं कवरिंग हो गई। इसके बाद में उसके अंदर जितने होंगे जिसको कहते हैं हम जीव द्रव्य। क्या होता है? जीव द्रव्य। इसको अगर अच्छे से करेंगे तो इसको थोड़ा हम इरेज कर दे रहे हैं तो आपको समझने में आसानी होगी। सेल मेम्ब्रेन हो गई। दूसरा जो इसका पार्ट होता है जिसको कहते हैं हम जीव द्रव्य, या इंग्लिश में इसको कह सकते हैं प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य 2 पार्ट में बटा होता है। इसको कहते हैं कोशिका द्रव्य या
साइटोप्लाज्म, और दूसरा होता है केंद्रक या न्यूक्लियस। आशा करता हूँ कि आप समझ में आएगा। एक कोशिका होती है, चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन से घिरी होती है। कई बार आपने देखा होगा कि ये टर्म एक दूसरे की जगह पे लोग यूज़ करते हैं, लेकिन इसको समझने की कोशिश करिए। केंद्रक और कोशिका द्रव्य को मिला करके क्या कहा जाता है, उनको जीवद्रव्य कहा जाता है कलेक्टिवली, जिसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। केंद्रक क्या होता है? केंद्रक किसी भी कोशिका का मस्तिष्क होता है, जहाँ से कोशिका की सभी इकाई नियंत्रित होती है, उसको क्या कहते हैं? हाँ, केंद्रक कहते हैं। इसलिए समझ लेंगे इसको कि केंद्रक कैसे नियंत्रित करता हो, किस तरीके से नियंत्रित करता है, वो हम जब केंद्रक की स्टडी करेंगे तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे वो कोशिका की इकाई को कर। कोई भी सेल्स, ये ध्यान रखेंगे, कोई भी कोशिका हमारे शरीर की ऐसी नहीं है कि बिना कमांड के चल रही हो। आप ऐसे समझेंगे, आपने देखा होगा कि बच्चा पैदा होता है, छोटा सा बच्चा होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे बड़ा होता चला जाता है तो कैसे वो अपने माँ बाप के जैसे फीचर उसके अंदर आते चले जाते हैं। क्या कारण है? कारण यही होता है कि हमारे शरीर की जो एक सिंगल सेल भी होती है ना, वो कमांड के अनुसार काम करती हैं। ऐसा नहीं है किसी भी सिस्टम अपने आप काम करने लगे। जिस कोशिका के अंदर यही नियंत्रण खत्म हो जाता है, वो कोशिका अपने आप डिवीजन शुरू कर देती हैं, अपने आप बढ़ना शुरू कर देती हैं। उन्हीं कोशिका को कैंसर सेल कहते हैं। यानी जो कैंसर हो जाता है, किसी भी तरीके का हमारे शरीर में जो कैंसर होता है, ध्यान रखेंगे, वो इसलिए होता है कि जब सेल के अंदर से कमांड खत्म हो जाता है, वो अपने आप डिवीज़न करना शुरू कर देती हैं, अनियंत्रित तरीके से नंबर में बढ़ना शुरू कर देती हैं, तो उसको कैंसर सेल कहते हैं। ठीक है, उसकी तो स्टडी हम बाद में साइंस टेक में करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि केंद्रक क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है। उसका एक कोशिका की मस्तिष्क होता है। तो न्यूक्लियस और जो उसके अंदर जो द्रव्य पाया जाता है, जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, जैसा कि हमने बताया था कि अगर ये कोशिका है, ये मेम्ब्रेन हो गई, ये इसके अंदर की न्यूक्लियस हो गया। यहाँ पे जो लिक्विड फॉर्म में ये द्रव्य पाया गया, इसी द्रव्य को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसके अंदर ये न्यूक्लियस होता है जो कि पूरे नियंत्रित करता है। तो इसको हम अभी डिटेल में पिक्चर डायग्राम को बनाएंगे। अभी सबसे पहले थोड़ा समझ लें कि एग्जैक्टली इसके पार्ट्स कैसे कैसे रिलेटेड होते हैं। अब आप देखेंगे कि एक सेल में एक तो हो गया केंद्रक, मस्तिष्क हो गया सेल का। ये जो कोशिका द्रव्य है, इसमें कई सारे अंग बिखरे होते हैं। जिस तरीके से अगर हमारा शरीर है, हम अपने शरीर को स्टडी करें तो ये देखेंगे कि हमारे शरीर के बहुत सारे अंग हैं, हाथ है, पैर है, नाक है। ठीक उसी प्रकार से एक जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे अंग के रूप में पाए जाते हैं, पार्ट्स पाए जाते हैं, जो वो कोई ना कोई एक स्पेशल फंक्शन को करते हैं, जिससे कि एक कोशिका, एक सेल जो है सर्वाइव कर पाती है। तो उन अंगों के बारे में हम लिख लेते हैं। सबसे पहला जो अंग महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये एक प्रकार का अंग है। ध्यान रखेंगे कि जैसे आपका घर हो, आपका ऑफिस हो, आपका कोचिंग हो, इंस्टीट्यूट हो, किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए, रन करने के लिए आपको किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ये ध्यान रखेंगे, ये पूरा यूनिवर्स ही कहीं ना कहीं तभी मूव कर पाता है, तभी उसके कोई फंक्शन हो पाता है कि जब वहाँ पे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में एनर्जी इन्वॉल्व होती है, ऊर्जा इन्वॉल्व होती है। ठीक इसी प्रकार से आज अभी आपको ऑफिस में कुछ काम होता है, घर पे कोई काम होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं था तो कुछ और आप यूज़ करते थे, लेकिन आप कोई ना कोई सोर्स यूज़ करते हैं। ठीक उसी प्रकार से एक कोशिका होती है, उस कोशिका को भी काम करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। हमारे शरीर में जितनी भी प्रकार की आप देखेंगे, कोई भी सिस्टम वर्क कर रहा होता है तो उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। आए बात समझ में?
जो आप देखते हो दौड़ते दौड़ते जिस दिन खाना नहीं खाते हो, थक जाते हो, थकान महसूस करते हो, तो कहते हो कुछ ऐसा लिक्विड पी लें, कुछ खा लें जिससे हमारे अंदर एनर्जी आ जाए। तो जो आप एनर्जी लेते हो, तो ऐसा नहीं है कि हमारा शरीर उसको एज इट इज़ यूज़ कर लेता है, उसको यूज़ करने का तरीका होता है। वो एनर्जी का सोर्स हो सकता है, लेकिन उसको सेलुलर लेवल पे, कोशिकीय लेवल पे कैसे उसका यूज़ किया जाता है उसको हम देखेंगे। तो कोशिका के अंदर एक पार्ट पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया ये बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है, जिसको पावर हाउस भी कहा जाता है। पावर हाउस क्यों कहा जाता है कि यही वो अंग होता है कि जिसमें ये ग्लूकोज को लेता है, जो आप बॉडी में जो भोजन के थ्रू ग्लूकोज को खाते हो, वो इसको लेता है और उसको ब्रेक कर देता है। ब्रेक किसमें करता है, एटीपी बनाता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसको हम डिटेल में आगे करेंगे। अभी पहले हम समझते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे कैसे किस अंग का क्या काम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता है। एटीपी को एनर्जी करेंसी भी कहते हैं, ऊर्जा का सिक्का भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हम माइटोकॉन्ड्रिया को डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले आप समझेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का फॉर्मेशन होता है और एटीपी ही हमारे शरीर में जो कोशिका होती हैं, जहाँ भी ऊर्जा की ज़रूरत होगी वो अपना यूज़ करती हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं कि आज आप मार्केट में कुछ भी लेन देन करते हैं तो पैसे के फॉर्म में लेन देन करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर में जो ऊर्जा है, ऊर्जा का यूज जो कोशिकाएं करती हैं वो एटीपी के फॉर्म में करती हैं। उस एटीपी का फॉर्मेशन जो होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का जो फॉर्मेशन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसीलिए कोशिका को, ये माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। पावर हाउस कहते हैं, पावर हाउस में सिंपल सी बात है, जहाँ पे पावर बनता है तो यहाँ पे कोई बिजली नहीं बन रहा है, यहाँ पे कोशिका में वो एनर्जी पैकेट्स बन रहे हैं, ऊर्जा के वो पैकेट्स बन रहे हैं जो हमारी कोशिका यूज करती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में बहुत महत्वपूर्ण है। आइए बस समझें। तो पहला मेन अंग ये हो गया, इसके द्वारा पूरे हमारे शरीर में या हमारी कोशिका को जो एनर्जी की सप्लाई होती है वो ये माइटोकॉन्ड्रिया करता है। आइए बस समझ में। दूसरा अगर आप अंग देखें जो बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है, जिसको कहते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका। अगर आप इंग्लिश में लिखें इसको तो कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःप्रद्रव्य जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं इसको। यह एक प्रकार से हमारी जो कोशिका होती है, इस प्रकार की जो कोशिका है, इसके बाहरी वाल से और यहाँ तक इस तरीके की ये बाहरी वाल से, ये अगर आपका न्यूक्लियस है तो बाहरी वाल से लेकर के ऐसे ऐसे नली के फॉर्म में स्पाइरल तरीके से इस तरीके के स्ट्रक्चर होता है, जिसको क्या कहते हैं, अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। तो ये जाल बाहर मेम्ब्रेन से लेकर के केंद्रक तक के इस तरह के फॉर्म में आता है। ये जो अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है, ये मुख्यतः दो प्रकार की होती है। कुछ पे तो ऐसे प्लेन होता है जिसपे कोई पॉइंट्स नहीं होते, इसलिए उसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। लेकिन यही अंतःप्रद्रव्य जालिका, यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे ऐसे बने होते हैं, दाने दाने स्ट्रक्चर बने होते हैं, इसको कहते हैं राइबोसोम्स पाए जाते हैं। यहाँ पे ये दाने दाने स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ पे प्रोटीन का संश्लेषण होता है, वो अभी हम आगे देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे उस पर चूंकि दाने पाए जा रहे हैं, इसलिए उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं या खुरदुरे एंडोप्लाज्मिक अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। तो दूसरा महत्वपूर्ण अंग हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तीसरा जिसको आप कह सकते हैं गाल्जी काय।
गोल्जी बॉडी। तीसरा अंग होता है गोल्जी बॉडी का। ये भी हमारी कोशिका में इस तरह से नलिका टाइप स्ट्रक्चर होती है। इसका काम क्या होता है, ये ध्यान रखेंगे, ये जो हमारी गोल्जी बॉडी होता है, ये बहुत सारे स्रावित होने वाले जो पदार्थ हैं उनकी पैकेजिंग, उनके सिक्रीशन, ये उसमें हिस्सा लेती है। जैसे अगर किसी लिक्विड का कोई महत्वपूर्ण केमिकल है जिसको कि हमें कहीं भेजना है, हमारे इस सेल को यूज़ करना है या सेल के बाहर कहीं जाना है, उसको निकलना है, तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि एक प्रकार से जो गोल्जी बॉडी होता है वो पैकेजिंग, स्टोरेज और सिक्रीशन, श्रावण का काम करता है। ये सारी, जैसे आप ये देख सकते हैं कोई फैक्ट्री है जहाँ से रॉ मटेरियल कहीं से स्टोर किया गया और उस रॉ मटेरियल की पैकिंग करके उसको स्टोरेज करके और उसको कहीं सप्लाई आपने दे दिया, तो वही काम यहाँ पे गोल्जी बॉडी करता है। आया बात समझ में? तो तीसरा एक महत्वपूर्ण अंग है, पहला हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा हो गया अंतःप्रद्रव्य जालिका, तीसरा हो गया गोल्जी बॉडी। चौथा अगर अंग देखें तो यहाँ पे होता है जिसको कहते हैं राइबोसोम। राइबोसोम काम क्या होता है इसका? राइबोसोम ही वो अंग होते हैं कि जहां पे प्रोटीन का संश्लेषण होता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन होता है राइबोसोम पे पार्ट में। ठीक है, राइबोसोम। प्रोटीन की जरूरत क्यों होती है, प्रोटीन का संश्लेषण कैसे करता है, ये सारी हम आगे अभी स्टडी आगे चैप्टर में हम करेंगे। आगे डिटेल में जो हम देखेंगे राइबोसोम की स्टडी करेंगे, कैसे वो एग्जैक्टली बनाता है, कैसे वो कहाँ से कमांड पाता है, किस तरीके से वो प्रोटीन को बनाता है। तो ये राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण मेनली काम होता है, क्योंकि हमारे शरीर का हर एक पार्ट कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार के प्रोटीन का बना होता है, ध्यान रखेंगे। तो हमारे शरीर में जितनी भी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उस कहीं ना कहीं प्रोटीन के बने होते हैं, इसलिए प्रोटीन का संश्लेषण यहाँ पे होता है राइबोसोम पे। और ये राइबोसोम पाए किस पे जाते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पाए जाते हैं। अगला पार्ट आ जाता है जिसको कहते हैं तारक काय, या इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रोसोम। ये ध्यान रखने वाली बात है कि किस प्रकार से एक कोशिका से हमारा इतना पूरा शरीर बन जाता है। आप ऐसे देखेंगे कि सबसे पहले जब मेल फीमेल रिप्रोडक्शन होता है तो सबसे पहले क्या बनता है? जाइगोट बनता है। जब स्पर्म और ओवम मिलते हैं तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। उस जाइगोट से ही हमारा इतना बड़ा, एक कोशिका से हमारा इतना बड़ा शरीर बन जाता है। कैसे बनता है? क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं सेल डिवीज़न होता है, सेल में विखंडन और एक सेल से दो सेल, दो से चार सेल, इस तरह से बढ़ते चले जाते हैं। तो सेल का जो डिवीज़न होता है वो आगे आपके सिलेबस में भी है, उसको हम स्टडी भी करेंगे कि सेल डिवीज़न कैसे होता है। सेल डिवीज़न में महत्वपूर्ण रोल होता है तारक काय का, तो ये सेंट्रोसोम का, ये हम उसको आगे स्टडी करेंगे। एक महत्वपूर्ण पार्ट ये भी होता है। अब आगे अगर देखेंगे तो एक और पार्ट होता है जिसको कहते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम होते हैं। लाइसोसोम आप ये कह सकते हैं कि एक लिक्विड से भरा हुआ एक छोटा छोटा पैकेट होता है जिसको ये सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स भी कहते हैं। इसमें बहुत सारे केमिकल इस प्रकार से पाए जाते हैं कि जब ये ब्रस्ट होता है तो ये उस सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, ख़त्म कर देता है। इसलिए इसको कोशिका का सुसाइडल बैग भी कहते हैं लाइसोसोम्स। क्योंकि ध्यान रहे हमारा शरीर इस मामले में बड़ा स्वार्थी होता है। जब जहाँ पे अगर किसी लगता है कि ये कोशिका किसी काम की नहीं है, इस कोशिका का ख़त्म हो जाना ही ठीक है, तो हमारा बॉडी अपने आप उस कोशिका को ख़त्म कर देता है। ये कैसे होती है? ये लाइसोसोम। तो लाइसोसोम इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो एक पार्ट ये भी होगा लाइसोसोम। अब आगे हम देखेंगे तो एक और बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है जिसको कहते हैं हम लवक।
लवक, या इंग्लिश इसको कहते हैं प्लास्टिड्स। इसको हमने लास्ट में क्यों किया? क्योंकि ये जो लवक होता है, प्लास्टिड्स जो होता है, ये सिर्फ और सिर्फ पौधों में पाया जाता है। तो ध्यान रखने वाली बात है, अगर एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस की बात करें तो मेजर डिफरेंसेस आगे और कुछ होते हैं, लेकिन इसको मेजर डिफरेंस याद रखिए। एक तो पौधों में जो होती है सेल वॉल होती हैं, एनिमल में सेल वॉल नहीं होती हैं। और दूसरा, एक लवक जो होता है या प्लास्टिड जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ पौधों में पाया जाता है। जंतु कोशिकाओं में प्लास्टिड या लवक नहीं होते हैं। लवक कितने प्रकार के होते हैं, इनका काम क्या है, उसको आगे हम स्टडी करेंगे। तो बात आई समझ में? इसके अलावा ये तो मेन अंग हो गए एक कोशिका में। बाकी बहुत सारे 2-3 प्रकार की माइक्रो बॉडीज़ होती हैं। माइक्रो बॉडीज इसलिए कहा जाता है कि वो बहुत छोटी छोटी होती हैं, उनके फंक्शन भी बहुत छोटे होते हैं, इसलिए उनका स्ट्रक्चर बहुत डिटेल में नहीं होता है, इसलिए उनको हम माइक्रो बॉडीज़ कहते हैं। उनकी स्टडी भी हम करेंगे। लेकिन ये जो इतने अंग हैं, ये सबसे मेन अंग होते हैं कोशिका के, तो इनकी हम एक एक करके स्टडी करते हैं, आगे चलते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले अगर हम सेल के जो अंग हैं, एक कोशिका के जो अंग हैं, उसको हम चलते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की स्टडी करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का पहला वर्ड इसको कहते हैं कोशिका का पावर हाउस। पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं इसको। पावर हाउस क्यों कहा आपने? क्योंकि यहाँ पर बनता है एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का निर्माण होता है। अगर आप देखें तो इस एटीपी का, इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एटीपी। बनते कैसे हैं? अगर इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो अगर आप एक कोशिका में देखेंगे, ये ध्यान रखेंगे, हम इसको एक बड़ा स्ट्रक्चर बना दिए, इसको कंफ्यूज मत करिएगा कि इस सेल के बराबर है। सेल में, एक कोशिका में ऐसे छोटे छोटे बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रियाज होती हैं। एक माइटोकॉन्ड्रिया को हम बड़ा बना रहे हैं, इस तरीके के एक जूते के आकार की बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं बेसिकली। इसमें एक अंदर की तरफ इस तरह से ग्रूप्स बने होते हैं, छोटे छोटे उभार होते हैं, और यहाँ पे छोटे छोटे कील के जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। अब समझ में? तो ये जो मैंने पिक्चर बनाया, कील जैसे पिक्चर बनाया, यही ये जितने अंदर के स्ट्रक्चर होते हैं सब में ये कील पाए जाते हैं। इस कील को कहते हैं
ऑक्सीसोम, ऑक्सीसोम कील पाया जाता है। क्या काम है इसको देखते हैं। तो आपने देखा कि एटीपी का निर्माण किया माइटोकॉन्ड्रिया, इसको पावर हाउस कहते हैं। लेकिन ये पावर हाउस ये कैसे एटीपी का निर्माण करता है उसको हम देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया जो आप ग्लूकोज लेते हो, उस ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल को जब ये लेता है माइटोकॉन्ड्रिया, तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ये कितने एटीपी बनाता है? 38 एटीपी बनाता है। ये जो एटीपी होता है ये ऊर्जा सिक्का कहते हैं, एनर्जी करेंसी भी कहते हैं, क्योंकि इसी एटीपी के फॉर्म को ही हमारी कोशिका यूज करती है। जो आप एनर्जी खाते हो, एनर्जी आपके शरीर में जाता है, चाहे ग्लूकोज के फॉर्म में या किसी फॉर्म में आता है, उसको हमारी कोशिका एज इट इज़ नहीं यूज़ कर पाती है। उस कोशिका को वो हमारी जो माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल्स की जो माइटोकॉन्ड्रिया है, वो ग्लूकोज को लेती है और उससे क्या बनाती है? एटीपी। एक मॉलिक्यूल, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक ग्लूकोज से कितने मॉलिक्यूल बनता है, तो कितने बने? 38 एटीपी का निर्माण हुआ। एटीपी का निर्माण हुआ। इस निर्माण में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं उसको थोड़ा सा लिख लेंगे। ये सिर्फ जानकारी के लिए है, बहुत ज़्यादा बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। इसको कहते हैं, पहला प्रोसेस होता है इसका ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस। दूसरा होता है क्रेब्स चक्र और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट तंत्र। ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स चक्र और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये तीनों मिल करके क्या बनाते हैं? एटीपी का निर्माण करते हैं। कितने एटीपी बनते हैं? ये सारे प्रोसेस कहाँ पे होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। तो ये ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, क्रेब्स चक्र क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में बहुत डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक आगे बहुत डीप थोड़ा सा चला जाता है, उसको हम नहीं स्टडी करेंगे। बस इतना आप ये जान लीजिए कि एक माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज को लेता है और ये 38 एटीपी को फॉर्मेशन करता है, और यही एटीपी हमारी कोशिका अपने जे एनर्जी की जो ज़रूरतें होती हैं उसमें यूज़ करती हैं। इसीलिए इस एटीपी को ऊर्जा का सिक्का भी कहते हैं, एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। कोशिका जगत की एनर्जी करेंसी होती है। जिस तरीके से आप कुछ भी खरीदते हो, पैसे में खरीदते हो, ठीक उसी प्रकार से एनर्जी करेंसी जो ऊर्जा यूज़ करती है हमारी कोशिका, एटीपी के रूप में यूज़ करती हैं, इसलिए यार तो इसका निर्माण हुआ। ये ध्यान रखने की बात है। इसी को कोशिकीय श्वसन कहते हैं, सेलुलर रिस्पिरेशन कहते हैं। जनरली आप लोग क्या होता है कि डे टू डे लाइफ में जो यूज़ करते हो, टर्म यूज़ करते हो, श्वसन, रिस्पिरेशन का मतलब आप ये समझते हो कि रिस्पिरेशन जो हम सांस लेते हैं यही श्वसन हो गया, जबकि रियल मीनिंग का डिफरेंस। ध्यान रखना, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, उसका सही टर्म है ब्रीदिंग, वो ब्रीदिंग होता है। लेकिन अगर श्वसन की बात करें, रिस्पिरेशन की बात करें, तो सेलुलर रिस्पिरेशन इसको कहते हैं कि हमारी जो सेल्स होती हैं उसकी जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज को लेती हैं और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसका ब्रेकडाउन होता है, वो तोड़ती हैं और तोड़ करके क्या बना देती हैं? एटीपी बना देती हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बना देती हैं, और ये ऊर्जा के रूप में हमारी जो कोशिका होती है वो यूज़ करती हैं। बात आ रही समझ में? इसीलिए ये जो प्रोसेस होता है ये सारा यहीं ऑक्सीसोम पे होता है। ये जो कील जैसे स्ट्रक्चर ग्रुप्स में पाई गई माइटोकॉन्ड्रिया के, इसी ग्रुप्स में सारा का सारा जो है ये प्रोसेस होता है, ऑक्सीसोम पे होता है। तो इसलिए ये कुछ स्ट्रक्चर हुआ
और ये इस टाइप का कुछ माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हुए जिसको हम देख लिए। अब हम आगे चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, पिक्चर क्लियर? अब आगे चलते हैं जिसको कहते हैं अंतर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आप इसको एक पिक्चर के फॉर्म में बनाएंगे तो अगर ये आप एक सेल कह देते हैं और सेल में ये हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रक्चर बना होता है पूरे कोशिका में। मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, बस एक को मैं स्मूथ छोड़ूंगा और यहाँ पे एक पे कुछ पॉइंट्स बना देंगे। ठीक है, जिस तरीके के छोटे छोटे पॉइंट्स एक जगह पे है, यही कह सकते हैं आप। अब यहाँ पे देखिए, ये पूरी कोशिका हो गई, ये केंद्रक हो गया। केंद्रक से लेके बाहर तक जो सेल मेम्ब्रेन होती है उनके बीच में इस तरीके से रॉड होती हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे इसके दो फंक्शन हो गए। सबसे एक मेजर फंक्शन भी होता है कि कहीं ना कहीं अंतःप्रद्रव्य जालिका जो होती है वो एक कोशिका को संरचनात्मक स्थिरता प्रदान करती है। आप जैसे एक टेंट कहीं लगाते हैं तो टेंट पे अगर अंदर से कोई एक लकड़ी लगा देते हैं जिससे कि वो टेंट पूरा बना रहता है, कोलैप्स नहीं करता, ठीक वही काम कहीं ना कहीं ये कर रही है। ये जो स्ट्रक्चर होता है आप देख रहे हैं कि केंद्रक से लेकर वॉल तक के बीच में इस तरह से बिखरी होती है, तो कहीं ना कहीं ये कोशिका को उठाए हुए रहती है कि जिससे कि इसकी जो मेम्ब्रेन है वो यहाँ पे ना आ जाए। तो आप ये कह सकते हैं कि एक प्रकार से ये सेल का कंकाल तंत्र, यानी जो इसका संरचनात्मक स्थिरता है वो भी कहीं ना कहीं ये प्रदान करती है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या जिसको अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। अंतःप्रद्रव्य जालिका चूंकि अंदर पूरी फैली होती है, अंतःप्रद्रव्य जालिका दो प्रकार की होती है। अंतःप्रद्रव्य जालिका दो प्रकार की होती है। पहला जिसको कहते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप अगर शॉर्ट में इसको कह सकते हैं तो ये होता RER, ठीक है, जिसको कह सकते हैं हिंदी में खुरदुरी। दूसरा होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या SER। रफ इंडोप्लाज्मिक को रफ क्यों कहते हैं? आपने देखा होगा कि ये जालिका दो तरीके की पाई जाती है जिसपे छोटे छोटे पॉइंट्स पाए जाते हैं। ये पॉइंट्स जो होते हैं, इन्हीं पॉइंट्स को कहते हैं क्या? इन्हीं पॉइंट्स को कहते हैं राइबोसोम। आई बात समझ में? इन्हीं पॉइंट्स को क्या कहते हैं? राइबोसोम। जहाँ पे प्रोटीन संश्लेषण होता है, प्रोटीन बनता है, आप ये कह सकते हैं कि बनता है, कौन सा प्रोटीन बनना है, किस तरीके का प्रोटीन बनना है, सारा का सारा यहाँ पे होता है। इसीलिए चूंकि यहाँ पे दाने पाए जाते हैं तो वो खुरदरे फॉर्म में दिखाई देता है, इसीलिए इसको कहते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरा।
और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है कि जिसपे कि ये दाने नहीं पाए जाते हैं, तो उसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं, एक तो संरचनात्मक स्थिरता प्रदान करती है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा कहीं ना कहीं एक आधार प्रदान करता है कि जहाँ पे प्रोटीन संश्लेषण होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रोटीन संश्लेषण में जो डायरेक्टली भाग लेता है वो होता है राइबोसोम्स। इसीलिए अगर ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आता है कि प्रोटीन संश्लेषण किस में होता है, तब तो आप कहेंगे कि राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में होता है, लेकिन इनडायरेक्टली अगर कह सकते हैं कि उसको एक स्थान प्रदान करता है तो वो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब समझ में, तो ये क्लैरिटी आ जानी चाहिए अच्छे है। तो इस तरीके से आपने कोशिका के मेजर अंग को देखा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखा, और आपने कोशिका को जो पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया को देखा। अब अगले अंग के ऊपर चलते हैं जिसको कहते हैं केंद्रक या न्यूक्लियस। केंद्रक जो होता है, न्यूक्लियस जो होता है, एक कोशिका का मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क, अब आप ये कह सकते हैं कि सर एक जो कोशिका होता है वो बड़ा माइक्रो स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही छोटा, जो कि आंख से दिखाई भी नहीं पड़ता है। इतने भी छोटे अंग में मस्तिष्क एग्जिस्टेंस कैसे है, कैसे काम करता है, ये ध्यान रखेंगे कि एक कोई भी सिस्टम कहीं पर हो तो किसी भी सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी होता है नियंत्रण, बहुत ज़रूरी होता है, कंट्रोल बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि किसी भी सिस्टम में अगर वहाँ पे नियंत्रण नहीं होगा, कंट्रोल नहीं होगा, तो सब अस्त व्यस्त हो जाएगा और वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे हम अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं, घर होता है, परिवार होता है, तो आपने कहा घर परिवार भी कहीं ना कहीं एक सिस्टम से चल रहा होता है जहाँ पे कई सारे लोग होते हैं और उनको नियंत्रित कोई ना कोई करता है। इस हिसाब से किसी भी चीज़ के नियंत्रण के लिए, संगठित रूप से उसे चलने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वहाँ पे उसका एक नहीं कंट्रोलर हो, जिसको मस्तिष्क होता है। जैसे हमारे शरीर में हज़ारों सिस्टम हैं, लेकिन हज़ारों सिस्टम को नियंत्रित करने के लिए हमारे पास ब्रेन है, जो ब्रेन रेगुलेट करता है कि क्या काम करना है, कैसे करना है, कितना करना है। ठीक उसी प्रकार से एक कोशिका को नियंत्रित करने के लिए जो अंग होता है, जिसको केंद्रक कहते हैं, न्यूक्लियस होता है। आप इसको देखेंगे, अगर ये कोशिका है तो एक छोटा सा यहाँ पे पार्ट होता है जिसको आप केंद्रक कह सकते हैं। अगर कहीं पर केंद्रक बनाया जाता है तो आप देखेंगे कि छोटा सा बना करके उसमें इस तरह से डॉटेड लाइन बना देते हैं। यानी जनरली हम इसके पूरे पिक्चर को डायग्राम से नहीं बनाते हैं, लेकिन समझने के लिए आप ऐसे देखेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे, किस प्रकार से होता है कि हमारा केंद्रक हमारे पूरे शरीर या पूरी कोशिका के कार्यों को नियंत्रित करता है। उसको समझने के लिए आप ऐसे समझेंगे कि ये जो यहाँ पे पूरा जो केंद्रक होता है, इसमें एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं क्रोमैटिन धागे। किस चीज़ का नेटवर्क होता है? क्रोमैटिन थ्रेड, क्रोमैटिन धागे होते हैं। क्रोमैटिन धागे के रूप में पूरा इसमें भरा होता है। अब आप ये कह सकते हैं कि सर एक क्रोमैटिन धागे हैं, इनका क्या रोल है? जब भी सेल का डिवीज़न होना होता है, आप ये कह सकते हैं कि यही क्रोमैटिन धागे जो हैं, यही पूरे नियंत्रण का केंद्र है कि इसमें क्या करना है, कितना होना है, कितना डिवीज़न होना, सब कुछ पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें होती है। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि हमारे शरीर में जितने भी सेल्स हैं, हर एक सेल के अंदर हमारे बॉडी की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इनकोडेड हैं। कितनी महत्वपूर्ण बात है कि जिस चीज़ को हम इतना हल्के लेते हैं, आज भी हमारे पास अगर कोई मेमोरी कार्ड होता है, हमारे पास कोई पेन ड्राइव होता है, तो उसकी एक लिमिटेड मेमोरी होती है। अब सोचिए इतनी छोटी सी कोशिका, उसके अंदर भी एक जो क्रोमैटिन थ्रेड है, इसमें हमारे बॉडी की सारी इंफॉर्मेशन कोडेड है। ये है नेचर, जहाँ तक हम पहुँच भी नहीं सकते।
तो ये जो क्रोमेटिन धागे हैं, यही क्रोमेटिन धागे जब सेल का डिवीज़न होता है तो ये कंडेंस हो जाते हैं, संगठित हो जाते हैं, और यही क्रोमेटिन धागे मिल करके किस चीज़ का निर्माण करते हैं? गुणसूत्र का। आए बात समझ में? ये गुणसूत्र क्या है, जिसको आप कह सकते हैं, इसको हम और डिटेल में देखेंगे, क्रोमोसोम। जब क्रोमोसोम के बारे में स्टडी करेंगे तो उसमें डिटेल में बताएंगे कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं, हर एक, चाहे एनिमल हो या प्लांट्स हो, उसकी जितनी भी स्पीसीज होती हैं उसमें एक निश्चित संख्या में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। जैसे कि अगर ह्यूमन बीइंग की बात आप करेंगे तो आप देखेंगे हमारे में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? ह्यूमन बीइंग में कितने हैं? 23 पेयर गुणसूत्र हैं, जिसमें कि 22 पेयर्स जो होते हैं वो क्या है? ऑटोसोम है, और एक पेयर जो होता है उसको कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। आई बात समझ में? मतलब ये हुआ कि 22 जोड़ी जो गुणसूत्र हैं वो मेल और फीमेल में बिल्कुल सेम होते हैं, केवल एक गुणसूत्र का अंतर होता है। तो अगर एक्स होता है तो वो हो जाती है क्या? फीमेल, और एक्स वाई होता है तो वो हो जाता है मेल। अब देखा आपने, हमारे पूरे शरीर में जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं सब में गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? 23 पेयर। इसी तरीके से हर एक जीव या प्लांट्स में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो निश्चित होती है। मेल और फीमेल में सिर्फ अंतर एक्स और वाई का होता है। आपने अक्सर एक्स वाई का नाम यूज़ करते हुए सुना होगा। जब हम गुणसूत्र के बारे में डिटेल बताएंगे, इनका नाम क्यों रखा गया, एक्स रखा गया, एक्स वाई रखा गया, इसके पीछे भी कहानी है। जब इसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी आप करेंगे तो आप यही पाएंगे कि जो हर एक गुणसूत्र होता है उसका शेप पर्टिकुलर किसी न किसी से होता है, लेकिन ये जो एक्स और वाई, ये जो गुणसूत्र है, इनको देखने में कहीं ना कहीं इस वर्ड से सिमिलैरिटी उनकी थी, इसलिए इसका नाम रख दिया गया एक्स और एक्स वाई। सिर्फ यही एक अंतर पाए जाने की वजह से मेल और फीमेल हो जाते हैं, यानी 22 पेयर गुणसूत्र सेम होते हैं, जहाँ पे हमारे शरीर की और सारी संरचनाएं कोडेड होती हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो क्रोमेटिन धागे होते हैं, इसी क्रोमेटिन धागे में इंफॉर्मेशन के फॉर्म में कोडेड होता है सारी की सारी जानकारी हमारे शरीर की और वही तो यही धागे, जब क्रोमेटिन धागे जब सेल डिवीजन होता तो क्या बना देते हैं? गुणसूत्र बना देते हैं। और ये गुणसूत्र भी किसके बने होते हैं? डीएनए या आरएनए के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? आप ये कह सकते हैं डीएनए और आरएनए। इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे अभी, जब आगे पढ़ाएंगे हम कि डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है। इसके बारे में बस आप ये समझ सकते हैं कि ये जो सेल के अंदर जो कि सारे तो आप ये कह सकते हैं कि क्रोमेटिन धागे किसके बने हुए हैं? डीएनए और आरएनए के। यही डीएनए और आरएनए में हमारे शरीर की सारी इंफॉर्मेशन कोड के फॉर्म में रहती है। इसीलिए एक जो कोशिका होती है उसके अंदर हमारे शरीर की पूरी इंफॉर्मेशन फीड होती है। इसीलिए जब मेल फीमेल स्पर्म ओवर बनते हैं तो उसके अंदर, बच्चों के अंदर जो फीचर आता है वो कहीं ना कहीं फीचर के जो कोड होते हैं, जो कंट्रोल होता है वो डीएनए के फॉर्म में आता है, क्योंकि वहीं से डीएनए हमारे शरीर में आता है और हमारा शरीर भी हमारे मदर या फादर के हिसाब से बनता चला जाता है। ये नियंत्रित कैसे करता है इसको समझने की कोशिश करिए, क्योंकि यही डीएनए जो सूचना का इंफॉर्मेशन देता है कि यहाँ पे हमारे शरीर में इतनी प्रोटीन बननी है, ये प्रोटीन बननी है, और वही उसी हिसाब से प्रोटीन हमारा राइबोसोम्स बनाता है। अब आप एक साइकिल समझ पा रहे हैं, क्योंकि डिक्टेशन कंट्रोल कौन कर रहा है? बेसिकली कंट्रोल कर रहा है डीएनए हमारा कर रहा है। डीएनए राइबोसोम को कमांड दे रहा है कि हमारे शरीर में इतनी प्रोटीन बननी चाहिए, इस तरीके की बननी चाहिए, और वही उस तरीके का प्रोटीन बनाता है। यही कारण है कि हमारा डीएनए इनडायरेक्टली क्या होता है कि हमारे शरीर की पूरी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। इसीलिए जब हमारा शरीर धीरे धीरे बड़ा होता है तो कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स के हिसाब से होता चला जाता है, जिसको आप कई बार सुनते हैं, जिसको कहते हैं जीन्स। तो जीन्स और कुछ नहीं होता है, आप ये कह सकते हैं ग्रुप ऑफ डीएनए को जीन्स कहते हैं। कि जो कि एक क्रोमेटिन धागा हो गया,
क्रोमेटिन धागा का सपोज दैट ये हिस्सा कुछ सूचना लिए हुए है, ये हिस्सा कुछ और सूचना लिए हुए है, तो आप ये कह सकते हैं कि क्रोमेटिन धागे पे जो सूचनाओं का कोडेड इंफॉर्मेशन का पैकेट्स है उसी को इनडायरेक्टली जीन्स कहते हैं। आई बात समझ में? यानी एक सर्टेन पॉइंट्स जो होता है, सर्टेन हिस्सा जो होता है वो किसी एक चीज़ को नियंत्रित करता है, इसी को जीन्स कहते हैं। अक्सर आपने अपने आसपास में बातचीत करते हुए सुना होगा कि जब हमारे शरीर में कोई चीज़ बाय बर्थ होती है तो कहते हैं कि इनमें जीन्स नहीं है। जैसे किसी का शरीर बहुत लंबा हो गया तो कहते हैं इसका शरीर लंबा होने वाले जीन्स था, छोटा रह गया छोटे वाला जीन्स था। मतलब जो चीज़ें हमारे नियंत्रण में नहीं होती हैं, पर्यावरण में नहीं होती हैं, तो आपने देखा कि वो चीज़ें जेनेटिकल लेवल पे जो होता है उसको कहते हैं वो जीन से निर्धारित होता है। तो आप ये समझ गए होंगे कि केंद्रक के अंदर जो क्रोमेटिन धागा होता है, जो डीएनए का बना होता है, उसके कुछ निश्चित जो पॉइंट्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम जीन्स कहते हैं। उसी से चूंकि सारी इन्फॉर्मेशन है तो इसी वहीं से ये डीएनए आरएनए सारा कमांड भेजता है और ये कोशिका को क्या करना है, कितना करना है, वहीं से निर्धारित होता है। इसीलिए एक कोशिका सेलुलर लेवल पे, कोशिकीय लेवल पे सबसे पहले नियंत्रित होती है, फिर वो शारीरिक रूप से पूरे नियंत्रित होती है हमारे पूरे शरीर में। तो आशा करता हूँ कि आपको एक बेसिक आउटलाइन थोड़ा समझ में आया कि केंद्रक काम कैसे करता है। केंद्र के अंदर जो क्रोमेटिन धागे हैं, जहाँ पे डीएनए से जो बन के बना होता है, तो अगली क्लास में हम देखेंगे डिटेल में केंद्रक का, कि केंद्रक का काम कैसे होता है, किस तरीके से वो और करता है, और बाकी के जो कोशिका के और सारे अंग हैं उनके बारे में देखेंगे, उनका काम क्या है, उनका रोल क्या है। इसलिए हम थोड़ा डिटेल में कर रहे हैं कि अगर इसके मेंस में आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाते तब भी आप कर सकते हैं। और ध्यान रखेंगे पूरी जो सेल है वो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस पॉइंट ऑफ व्यू दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो आगे हम इसकी फिर से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।